Hello friends, now I'm presenting to you with our new chapter of history, that is chapter number 3, ruling the countryside. So let's start. First question is, the loyal landlords who supported the British at the end of the war were not given. जो लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया वॉर की एंड तक, तो उनको ब्रिटिशर्स ने क्या नहीं दिया जो वो चाहते थे। अवार्ड्स तो उन्होंने वो नहीं चाहते थे। सेफ्टी भी नहीं। ट्रेडिशनल राइट्स ओवर लैंड नहीं, वो फ्रीडम चाहते थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भी अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं वॉर में, उस वॉर के एंड तक, तो हमें फ्रीडम देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। करेक्ट ऑप्शन इसका डी आएगा। अगला हमारे पास द लास्ट मुगल किंग वाज। जो लास्ट मुगल किंग था वो कौन था? जो लास्ट मुगल किंग था वो था बहादुर शाह जफर, और जो लास्ट मुगल पावरफुल एम्परर था वो था औरंगजेब। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नॉट गिवन द टाइटल ऑफ। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको किसका टाइटल दिया जाता था? जैसे कह सकते हैं, अब जब ब्रिटिशर्स आते थे तो उनको कहते थे लॉर्ड डिलोजी। तो ऐसे जो किसी का भी नाम होता था, ब्रिटिश के जो गवर्नर्स होते थे उनके पीछे आगे नाम के आगे लॉर्ड लगता था। तो वैसे ही जो इंडिया के गवर्नर थे उनके आगे क्या लगता था? उनको क्या बुलाते थे हम? वाइस रॉय बुलाते थे हम उनको। बी ऑप्शन करेक्ट है, वाइस रॉय। क्योंकि जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे कोई भी, किसको पता नहीं था इसके बारे में। इन झांसी हु जॉइंड द रिबेल सिपॉइज। जो रिबेल सिपॉइज हुए थे, जो मेरठ से जो रिबेलियनशिप जो क्रिएट हुई थी वहाँ से, जब वो झांसी में आई रिबेलियनशिप, तो उस रिबेलियनशिप को किसने ज्वाइन किया था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी सुधाबाई, रानी मीराबाई, रानी अवंतीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से उनको ज्वाइन किया था। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला हमारे पास द सिपॉइज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 May टू रीच। जो रिबेल सिपॉइज थे वो जब मेरठ से निकले तो पूरी रात उन्होंने कहाँ पे जाने के लिए बिता दी थी? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी कश्मीर, डी केरला। अब वहाँ से वो केरला तो जा नहीं सकते, ना ही कश्मीर ना ही पंजाब, क्योंकि वो मेरठ से बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए दिल्ली पास था और वो दिल्ली ही गए थे रिबेलियनशिप क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड ड्यूरिंग रिफॉर्म्स। जो लैंग्वेज थी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया था इंडिया में? ए इंग्लिश, बी मराठी, सी हिंदी, डी गुजराती। ए इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने उसको इंडिया में आने के बाद प्रमोट किया था। अगला हमारे पास नेक्स्ट इज इन 1801 सब्सिडरी लाइन्स वाज इम्पोज्ड ऑन। 1881 में जो सब्सिडरी लाइन्स लगाई गई थी वो किस पे लगाई गई थी? अब सब्सिडरी लाइन्स क्या होती है? सब्सिडरी लाइन्स होती है दो पार्टी जब आपस में समझौता कर लेती हैं। और इस क्वेश्चन में इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस स्टेट ने सब्सिडरी लाइन्स क्रिएट की थी और उस सब्सिडरी लाइन्स लगाई गई थी, और उसका जो राज्य था, जो किंगडम था, वो हाफ हाफ बांटा गया था। ए जम्मू, बी केरला, सी अवध, डी बिहार। सी अवध जो है वो नवाब अवध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी लाइन्स क्रिएट की थी। अगला हमारे पास डैश वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। जब पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनका जो अडॉप्टेड सन था वो कौन था? राणा प्रताप, नाना साहिब, ब्रिटिश क्वादर, तात्या टोपे। तात्या टोपे तो नहीं था, ना ही ब्रिटिश क्वादर, ना ही राणा प्रताप। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, नाना साहिब जो था वो पेशवा बाजीराव सेकंड का जो है अडॉप्टेड सन था। अगला हमारे पास नेम द रूलर ऑफ कानपुर हु कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। अब पेशवा का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है गवर्नर। और कौन सा रूलर था कानपुर का जिसने अपने आप को पेशवा बता लिया? बहादुर शाह जफर, वो दिल्ली का रूलर था। नाना साहिब करेक्ट ऑप्शन है। नाना साहिब जो है वो कानपुर का रूलर था और उसने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था। नेम द गवर्नर जनरल हु डिक्लेयर्ड दैट अवध was misgoverned and British rule was in need to ensure the property administration। और जो कह सकते हैं जो सब्सिडी लाइन्स लॉन्च हुई थी, इम्पोज की गई थी,
1881 में अवध के ऊपर। तो उसके बाद जो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था जिसने ये कहा कि जो ब्रिटिश जो नवाब अवध है वो उसको जो टेरिटरी है उसको मिसगवर्न कर रहे हैं और इसलिए ब्रिटिश जो रूल है वो अपने अंडर उसको ले रहा है। तो कौन था वो? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डिलोजी तो उस टाइम पर नहीं था, ना ही लॉर्ड माउंटबेटन, ना ही लॉर्ड रिपन। विलियम बेंटिक करेक्ट ऑप्शन आएगा, विलियम बेंटिक ने कहा था ये। अगला हमारे पास, व्हाट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू फॉर्म द कॉइन माइंटेड बाय द कंपनी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ऐसा क्या किया जो उसके जो कॉइन्स हैं उस पर उनका नाम आया? नेम of the Mughal emperor was removed from the coins. Name of the British king was removed from the coins. Name of the India was removed from the coins. The name of the governor general removed from the coins. अब जो उन्होंने जो गवर्नर का नाम है वो रिमूव हो जाएगा। गवर्नर का नाम तो होता नहीं था, ना ही इंडिया का नाम था। अब द नेम द ब्रिटिश किंग रिमूव द कॉइन। अब इसने ये पूछ लिया नेम ऑफ द ब्रिटिश किंग रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स। जो ब्रिटिश किंग का नाम था वो रिमूव कर दिया गया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव करना चाहती थी वो अपना नाम तो रिमूव कर नहीं सकती थी, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। इसलिए एक ऑप्शन करेक्ट होगा, द नेम ऑफ द मुगल एम्परर वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन। क्योंकि मुगल एम्परर थे, कोई किंग नहीं थे, वो एम्परर थे, इसलिए उनका नाम जो है वो सारे कॉइन्स पर होता था, इसलिए उनका नाम रिमूव कर दिया गया और इसने कंपनी ने अपना नाम उस पर जमा लिया था। अगला हमारे पास, इन 1856 विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल किंग, नॉन ऑफ हिज डिसेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग आफ्टर डेथ। अब ये बोल रहा था कि भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो गवर्नर कौन था जिसने ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट मुगल किंग है, इसके बाद जो उसके बेटे हैं वो कभी भी जो है वो किंग नहीं बन पाएंगे, उसके होते हुए भी और उसके बाद भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, इन परमानेंट सेटलमेंट करी थी। वेरन हेस्टिंग भी नहीं आएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग ने ये कहा था। और जो उसके जो डिसेंट्स थे, जो उसके बेटे थे, उनको उसने प्रिंस मान लिया था, किंग नहीं माना था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।